हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके 2021 में सीटेट जो ऑनलाइन पेपर हुए थे लेवल 1 और लेवल 2 के। ठीक है, जो आपके 16 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे पेपर। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, आपके लिए बहुत हेल्प रहेगा। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप एग्जाम सिर्फ पास नहीं करोगे, बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आती हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरह से हैंडल करने। पेडागोजी बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड भी बताऊंगी। ठीक है, कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा क्लियर करते हुए चलेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, और लेवल 2 के भी करवा दूंगी, आपको कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम तक मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगी, आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी। इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगी चीज़ों को। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपकी तैयारी में भी कहाँ कमी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उससे आप एनालाइज कर पाते हो कि आपको चीज़ों को कितना समझना है और आगे चीज़ों को कितना आगे और पढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपने इस वीडियो की। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो है पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं चीज़ें कराऊंगी आपको एक्सप्लेन करूंगी, साथ में सारी चीज़ें मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। कंप्लीट आपका पेपर सॉल्यूशन रहने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है क्वेश्चन और हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको बाइलिंगुअल चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे वो इंग्लिश में पढ़ लेना और जो हिंदी में पढ़ना चाहे वो हिंदी में पढ़ लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ूंगी और जो चीज़ें मेरे समझ में नहीं आएंगी उनको मैं इंग्लिश में भी देखते हुए चलूंगी, क्योंकि हिंदी में बच्चे ज़्यादा हैं। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। ठीक है, विकास का टॉपिक आपने अच्छे से किया होगा भाई, विकास का टॉपिक जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब क्या कर दिया भाई, आप देख सकते हो पेपर को। ठीक है, लास्ट ईयर से जो है थोड़ा चेंजिंग कर दे। पहले डायरेक्ट जो थी विकास की डेफिनेशन पूछ ली जाती थी, ठीक है, वृद्धि के बारे में, विकास के बारे में। लेकिन यहाँ पे देखो किस तरह से थोड़ा घुमा के चीजों को पूछा गया। लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी पूछे, ठीक है, आप इजिली निकाल लोगे। देखो ऑप्शंस दिए हैं आपका, विकास की प्रक्रिया एक देशीय होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना भाई, आपको सही बताना। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, एक ही बार में आपका क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। ठीक है, जिससे क्या है आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया एक देशीय होती है। ठीक है, उसके बाद यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होती है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन आपका है विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधताओं होती है। फोर्थ ऑप्शन है आपका केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। देखो इसका जो आंसर रहेगा भाई, आप एक चीज देखो, ये आप इजीली निकाल सकते हो। देखो विकास की प्रक्रिया बोला एक देशीय होती है, विकास की प्रक्रिया एक देशीय होती है नहीं, विकास की प्रक्रिया तो बहुदेशीय होती है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट आपका गलत है। उसके बाद सेकंड है, इसमें कह रहा है केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होती है। जो आपका विकास है केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, बिल्कुल नहीं। आपका जो है विकास सब चीजों से प्रभावित होता है, आपका वातावरण पे भी इफेक्ट करता है। ठीक है, आपका शारीरिक विकास की सारी चीजें उसको क्या है इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो जो इंसान का विकास रहेगा, बच्चे का जो विकास रहेगा, उसका शारीरिक विकास से भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसका वातावरण पे भी प्रभाव पड़ता है, आनुवांशिकता से भी उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो सारी ही चीजों से विकास बढ़ेगा, ना कि केवल आनुवांशिकता से। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे ठीक निकालना है, सही निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड जो ऑप्शन रहेगा, विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है केवल वातावरणीय कारकों पर निर्धारित। यहाँ पे भी केवल दे दिया, केवल वातावरणीय कारकों पर निर्धारित होती है। ये चीज मैंने आपको बता दी, वातावरणीय नहीं सभी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, शारीरिक मानसिक विकास सारी ही चीजें आएंगी, ना कि सिर्फ वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा। आप इस तरह से क्वेश्चन को निकाले, पेडागोजी को इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। सारी ही चीजें टैग वर्ड, नेगेटिव पॉजिटिव, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी। ठीक है, आप देखो 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे साथ, आप जो मैं करवाऊंगी ना आपको आगे, आप खुद ही आंसर देते चले जाओगे, इतने इजीली मैं आपको चीजें समझाऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिकली चीजों को समझोगे अपने आप को। ठीक है, अपने आप को एक टीचर मान के और जो बच्चा है उसको अपना बच्चा मान के जब आप चीजों को सॉल्व करोगे, कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। सारा ही खेल सीटेट में पेडागोजी का होता है भाई। ठीक है, पेडागोजी समझ गए, ठीक है, 75% पेडागोजी पूछी जाएगी। अगर पेडागोजी समझ गए तो इजिली कर लोगे, कंसेप्ट भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। ये चीजें भी यहाँ पे रहेंगी, कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू ही जो आपके 2021 में कंडक्ट हुए थे पेपर, इन्हीं से पेपर निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पेपर रहेगा, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। विवेचनात्मक चिंतन, देखो ऑप्शन है भाई आपके
पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन आपका भारत के 10 राज्यों के नाम बताइए। उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन दिया रखा है कि 1 से 10 तक के पहाड़े लिखो। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे ये कह रहा है विवेचनात्मक चिंतन, चिंतन की बात हुई है भाई। देखो आप किसमें ज्यादा सोचोगे समझोगे, यहाँ पे ये कह रहा है 10 राज्यों के नाम लिखो। इजिली इंसान लिख देगा 10 नामों के नाम, इजिली लिख देगा, कोई भी व्यक्ति है, टीचर, कोई भी लिख देगा, ठीक है, 10 नामों के नाम। तो इसमें तो आपका बुद्धि का इतना प्रयोग हुआ नहीं, आपने इतना सोचा समझा नहीं, 10 नाम याद किए और लिख दिए। उसके बाद 1 से 10 तक के पहाड़े, बहुत ही सिंपल काम है, ठीक है, कोई भी कर लेगा, इसमें कोई चिंतन की ज्यादा काम नहीं हुआ है। दी गई कविता को सुमरन करके वाचन। देखो सुमरन तो ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, रटना, सुमरन करना, ये सारी चीजें आपके नेगेटिव में आती हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सुमरन करना, चीजों को एज इट इज रट के बोल देना। यहाँ पे पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं। यहाँ पे जो बच्चा रहेगा ना वो सोचेगा कि तटीय इलाकों में लोग किस तरह से रहते हैं, उनकी जो उनका, ठीक है, वातावरण रहता है उसमें किस तरह से वो ढलते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं। तो इसमें बालक जो है मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करेगा, चिंतन करेगा और तब आंसर देगा। तो इसका जो आंसर रहेगा फर्स्ट रहेगा, पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और वे क्यों खाते हैं, किस वजह से खाते हैं। तो इसमें सारा ही मानसिक चिंतन का खेल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा फर्स्ट रहने वाला है, ठीक है। आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। उसके बाद चलते हैं, ठीक है, आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका देखो, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, विकास के चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक या फिर विकास क्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप एक सिंपली सी चीज, तो आपने कंसेप्ट क्या होगा, वृद्धि क्या होगा, विकास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि किस पर जोर देगा, तो विकास की निरंतरता, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो विकास है हमारा निरंतर चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका कंटिन्यू चलता है, उसकी जो गति है वो धीमी या फिर तेज होती रहती है। तो ये तो ठीक है, इस पे तो जोर देगा नहीं क्योंकि विकास का निरंतर हो रहा है, ठीक है। देखो उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, ठीक है, यहाँ पे सांस्कृतिक कारक लिखा है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक है, ठीक है, ये आपका ठीक है, संबंधित जो वातावरणीय कारक है विकास से जुड़े होते हैं, ठीक है, उससे हमारे विकास पर, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जो विकास की अनिरंतरता हो जाएगी, इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा कि विकास की जो अनिरंतरता हो रही है किस तरह से, क्यों हो रही है, तो इन सारी चीजों पे जोर दिया जाएगा। तो विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित नियमों से किस पर जोर होगा, विकास की अनिरंतरता पर जोर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एकदम राइट आंसर निकालना है, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, जिसमें से राइट आंसर आपका होगा वो ही आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन पे अभी हम चलेंगे, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा भाई आपका, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। पारंपरिक सामाजिकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्म सम्मान। तो ऑप्शंस हैं आपके पास ये वाले, ठीक है, इनमें से बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड। क्यों रहेगा भाई थर्ड, ये सभी हो जाएंगे क्योंकि जो अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है, ठीक है, वो पारंपरिक सामाजिकरण से भी रहता है, समकक्षी संबंधों से भी रहेगा, सांस्कृतिक मूल्यों से भी रहेगा, ठीक है, बच्चे का और बच्चों का आत्म सम्मान भी इसमें शामिल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो निम्न में से कौन से कारक बताने हैं जो विद्यालय, ठीक है, विद्यालय में जो आपका बच्चा है वो सीखने में किस तरह से जुड़ाव को प्रभावित होता है। तो पारंपरिक सामाजिकरण भी, ठीक है, यहाँ से भी बच्चे को सीखने को मिलता है, तो ये भी क्या है, विद्यालय में आ जाएगा, ठीक है। समकक्षी संबंध भी, सांस्कृतिक मूल्य भी और बच्चों का आत्म सम्मान भी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका थर्ड नंबर रहेगा कि ये सभी रहेंगे, ठीक है, सभी को प्रभावित होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका जीन पियाजे से। जीन पियाजे की थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से करवाई हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक करना, सीडीपी साइकोलॉजी के नाम से होगी, ठीक है, मैंने एस्टेट के लिए बनाई थी, बाकी सब में सेम ही होते हैं टॉपिक, ठीक है। जीन पियाजे मैंने इस तरीके से करवाया हुआ, आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम दे लेना, जीन पियाजे से क्वेश्चन नहीं करोगे गलत, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आपका एज कितनी रहती है, 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष, बहुत अच्छे से आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो 2 से 7 वर्ष की रहेगी आपकी पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं। इसमें कह रहा है कि जो बच्चा है निम्न में से क्या कर पाता है, इस स्टेज का बच्चा निम्न में से क्या कर पाता है, जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है। प्रतिलोमिक कर पाता है, प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण। देखो मैंने आपको समझाया था, उस मुझे बहुत से बच्चे ऐसे जुड़े होंगे जिन्होंने एस्टेट का पेपर, ठीक है, दिया था और जो मेरे चैनल से जुड़े थे, जिन्होंने की थी ये सारी थ्योरी जो मैंने करवाई थी। तो मैंने वहाँ पे बताया था संरक्षण का मैंने बताया था, जो संरक्षण कर पाते हैं ना वो आपका कहाँ पे कर पाते हैं भाई, मूल संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं, ना कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। अनुक्रमिक वर्गीकरण ये भी नहीं कर पाते, अनुक्रमिक वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को अगर
अगर आप 2 गिलास में पानी दे देते हैं, ठीक है, एक तो आपका इस तरह से चौड़ा गिलास है, एक लंबा, दोनों में समान आपका जूस या पानी कुछ भी चीज़ है, दूध है, ठीक है, अगर आप बच्चे से कहोगे बेटा आप कौन से को लोगे, तो बच्चा लंबा वाला लेगा, क्योंकि उसको वहाँ में चीज़ें क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है, उसमें फैली है तो उसमें कम दिख रही है। तो बच्चे इस चीज़ का अनुक्रमित वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, ना ही वो संरक्षण कर पाते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा रहता है अभी 2 से 7 वर्ष का, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल ही वो कर पाते हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रतीकात्मक खेल होगा, ठीक है। कि क्या कर पाते हैं, प्रतिलोमिक चिंतन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसी प्रकार से वो इस तरह से चिंतन नहीं कर पाएगा, तो ये रहता है, ठीक है। जो इस एज का बच्चा रहता है पूर्व संक्रियात्मक का, वो जीववाद कर पाता है, एनिमिजियम इंग्लिश में कहता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है, वो रहता है। क्योंकि बच्चे को अगर चोट लग जाती है तो मम्मी पापा कहते हैं कि इसने दीवार ने गिरा दिया, ठीक है, दीवार में टकरा गया तो दीवार की गलती है, तो इस तरह से वो जीववाद रहता है, एनिमिजियम रहता है, एम केंद्रित रहता है, ठीक है। जो बच्चा सोच रहा है सोचना शुरू कर देता है, तो वो सोचता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे चीज़ चाहिए वही सब ठीक है, तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। एक होता है अब पलटावी। अब पलटावी क्या होता है भाई, इसमें बच्चा, ठीक है, चीज़ों को अलट पलट नहीं सकता, जैसे कि उसको दे दे 2 + 4 कितने रहेंगे, तो बता देगा 6 रहेंगे, लेकिन इसी तरह से 4 को यहाँ लिख दे और 2 को यहाँ लिख दे, तब पूछे क्या रहेगा, तो वो आंसर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। इस तरह से वो पलट नहीं सकता चीज़ों को, ठीक है। मुर्दा, संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण, क्रम निर्धारण, इनकी योग्यता का जो कंसेप्ट होता है, इनमें बच्चे में कमी रहती है 2 से 7 वर्ष के बच्चे में, ठीक है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आएगी ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की भी आपकी इसमें ही रहेगी, ठीक है। आपकी कौन सी में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ जो इसकी एज के हिसाब से प्रतीकात्मक खेल ही वो खेल पाएगा, बाकी यहाँ पे ये आपके सारे ही गलत हो जाएंगे, ठीक है, संरक्षण भी नहीं कर पाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ गई होंगी, कंसेप्ट अच्छे से कर लेना। मैंने सारी थ्योरी कॉलवर्क की हो गई, ठीक है, जीन पियाजे हो गया, लेव वाइगोस की तो मैंने अभी डाला है, ठीक है, नॉम चॉमस्की की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप कर लेना, ठीक है। अब और अगर आपको कोई टॉपिक करना है तो आप बता देना कमेंट करके, मैं आपको करवा दूंगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। एक छोटी बच्ची है, ठीक है, प्रतीकात्मक खेल कर पा रही है लेकिन दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पा रही है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। तो जीन पियाजे द्वारा सुलझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान सत्र को अंकित करता है। देखो जीन पियाजे कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक क्वेश्चन गया नहीं दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये 16 दिसंबर का पेपर है भाई, जब आपके स्टार्ट हुए थे पेपर तो पेपर 1 ही कंडक्ट हो पाया था, पेपर 2 कंडक्ट नहीं हो पाया था, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। फिर वो जो पेपर हुआ था लास्ट में एंड में कंडक्ट कराया गया था, ठीक है, तो पेपर 1 कंडक्ट हो गया था, तो ये वो वाला पेपर है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर वो अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल तो कर पाती, अभी हमने जो आंसर किया था वहाँ पे प्रतीकात्मक खेल कर पा रही थी, तो बाकी चीजें नहीं कर पा रही थी, ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, वो आपका सेकंड रहेगा, पूर्व संक्रियात्मक। अभी हमने कर लिया ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ पे देखो पूर्व संक्रियात्मक थोड़ा ही घुमा दिया, देखो एक ही उसमें से ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन गए एक ही चीज में से। पूर्व संक्रियात्मक में तो कर पा रही थी वो प्रतीकात्मक खेल, अभी अभी हमने किया था, ठीक है, तो आपका पूर्व संक्रियात्मक रहेगा। यहाँ पे एज पूछ ली है, आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक रहेगी आपकी कौन सी रहती है भाई, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 2 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष की इसकी एज रहती है, टाइम पीरियड रहता है। संवेदी गामक कौन सा रहेगा भाई, आपका 0 से 2 वर्ष, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक अभी भी बताया था 2 से 7 वर्ष की रहेगी, ठीक है, जिसमें जीववाद, एम केंद्रित, अल्पटापी मैंने चीजें बताई थी, संप्रदाय, दूरी, भार का इन चीजों की कमी रहती है, ठीक है। तो आपका पूर्व संक्रियात्मक रहेगा, इसमें प्रतीकात्मक खेल पर पाती है पर बाकी चीजें वो नहीं कवर कर पाती, तो ये सारे आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा सेकंड राइट हो जाएगा। आई होप कि आप चीजें को समझ रहे होंगे, पूर्व संक्रियात्मक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा विलक्षण कॉलवर्क के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित नहीं है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, उसके बाद नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, नैतिक विकास एक कर्मिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, नैतिक विकास मुख्य सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। देखो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है, ये भी गलत है। यहाँ पे नैतिक विकास एक कर्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है भाई, कर्मिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो ये भी गलत है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, ये भी आपका यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है। कॉलवर्क के नैतिक विकास के मॉडल में आपका नैतिक विकास के चरणों में स्वरूप सार्वभौमिक होता है, जो स्वरूप होता है सार्वभौमिक होता है। कॉलवर्क की आपको तीनों लेवल्स जो रहेंगे उसमें आपके 2 स्टेजेस रहते हैं, वो आपको टोटली अच्छे से कर जानी है। कॉलवर्क से 1 या 2 नंबर 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप कॉलवर्क की थ्योरी कर लेते हैं और बहुत इसी तरीके से आप कर लोगे तो आंसर आप कभी गलत नहीं निकालोगे। यहाँ पे जो रहेगा आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है, सार्वभौमिक होती है स्वरूप।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लेव वाइगोस्की। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी कर लेते हो ना, कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की के 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और आपका वृद्धि विकास हो गया, तो 15 नंबर वो हो जाएंगे। पेडागोजी आपको मैं बता ही दूंगी किस तरह से आपको सॉल्व करनी है, नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स लगा के। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए सीमापत विकास क्षेत्र का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी में कई बार समझ में नहीं आती चीज़ें, तो आप इंग्लिश में पढ़ लेना, इंग्लिश में ना आए तो आप हिंदी में, दोनों ही लैंग्वेज में आपका अवेलेबल होता भी पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। टीचिंग असिस्टमेंट, टीचिंग ओनली, असिस्टमेंट ओनली, ठीक है। इस तरह से आपको ये कर लेने हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं, जो हिंदी में जो बच्चे लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए सीमापत, ठीक है, जेड किया था ना जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, सीमापत विकास का क्षेत्र, जेडपीडी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी करवाई थी, अभी डाली 2-3 दिन पहले, आप नॉम चॉम्स्की, और ये आपके यहाँ से 2-2 3-3 क्वेश्चंस बनाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, और आपके सीडीपी में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही एक साथ करवा दिए थे। आप 10-12 मिनट में ही मैंने दोनों टॉपिक अच्छे से करवा दिया, आप इजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, लेव वाइगोस्की का क्वेश्चन नंबर 8 का अध्यापन और मूल्यांकन, ठीक है, ये आपका रहेगा। यहाँ पे देखो किस तरह से निकाला है, देखो केवल अध्यापन, ठीक है, केवल अध्यापन करने से तो नहीं होगा भाई, ठीक है, तो ये तो आपका गलत ही हो जाएगा। केवल मूल्यांकन, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल वाले तो आप काट ही देना, वहां पे अगर आपसे सही पूछा होगा ना तो आप केवल वाला काट देना, अगर नहीं पूछा होगा तो केवल का भाई केवल ही रहेगा, ठीक है, गलत का भाई गलत ही रहेगा। प्रभावी बौद्धिकता की पहचान, तो ये भी आपका नहीं रहेगा, प्रभावी बौद्धिकता की पहचान, तो यहाँ पे आपका अध्यापन और मूल्यांकन दोनों ही रहेंगे, ठीक है। सीमापत विकास क्षेत्र क्षेत्र जो रहता है आपका ZPD, जॉन प्रॉक्सिमल डिप्लोमेंट, ठीक है, जॉन प्रॉक्सिमल डिप्लोमेंट, तो यहाँ पे अध्यापन और मूल्यांकन दोनों ही रहेंगे। सीमापत विकास क्षेत्र के लिए दोनों ही अध्यापन और मूल्यांकन दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद चलते हैं भाई आपका 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेना आपको। देखो फिर से वाइगोस्की से क्वेश्चन है, ठीक है, लेव वाइगोस्की मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन आ लिया अब तक, कॉलवर्ग से क्वेश्चन आ लिया है, ठीक है, और आपके वाइगोस्की से ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजिली आंसर निकाल लोगे, अगर आप वाइगोस्की 4 से 5 मिनट का ही टॉपिक है सारा ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका, विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका क्या है, बच्चे को आधा हल किए हुए उदाहरण देती है, मतलब आधा उसने हल कर दिया है और आधे से उसको जो है पूछ रही है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का प्रयोग कर रही है। अवलोकन अधिगम का प्रयोग कर रही है, पाठ कर रही है, ठीक है। पाठ या ढांचा मैंने करवाया था ना, कि जो किसी की मदद करते हैं, मॉरल नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, जो आपकी मदद करते, टीचर हो गया, आपके फ्रेंड हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, मैंने बहुत अच्छी सी चीज़ें करवाई हुई हैं। जो मदद करते हैं वो आपका पाठ या ढांचा के रूप में काम करते हैं, ठीक है, MKO के नाम से उसको जानते हैं। या फिर यहाँ पे ऑप्शन है आपका तृतात्मक अधिगम या फिर अनुकूलन। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा, और इसका आंसर आपने बता भी दिया होगा, क्योंकि मैंने चीज़ें यहाँ पे अभी एक्सप्लेन भी कर दी हैं। देखो इसका जो आंसर रहेगा वो पाठ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अध्यापिका है ना वो मदद कर रही है, आधा उसने हल कर दिया है, चीज़ें आधे उसने समझा दी हैं, तो वो आपका क्या है, हेल्प कर रही है आपकी। जैसे कि आप छोटे होते हो तो आपके बचपन में आपको साइकिल सिखाने में आपके माता पिता, आपके बहन भाई, आपके फ्रेंड आपकी हेल्प करते हैं, तो वही आपका पाठ या ढांचा होता है, ठीक है। तो वही आपका क्या रहेगा भाई, ठीक है, तो पाठ या ढांचा। तो यहाँ पे अध्यापिका ने आधा क्वेश्चन हल कर दिया है, तो हेल्प किए, तो पाठ या ढांचा में से आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, तो इसका पाठ हो जाएगा। सीमापास विकास का क्षेत्र बहुत इजीली होते हैं भाई, अगर आप ये समझ लोगे, मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाए थे, नदी वाला एग्जांपल मैंने दिया था, वहां से ये दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी थी, तो 2 नंबर बना देंगे, 4 से 5 मिनट का टॉपिक है, इजिली आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति प्रगतिशील कक्षाई माहौल के अनुसार है, कक्षीय माहौल के अनुसार है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति, निर्णय निर्धारण में बच्चों को सहभागिता, भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
देखो यहाँ पे भाई, देखो इसमें भी कंफ्यूजन थी, ठीक है। इसमें जो आंसर थे पहला, दूसरा, तीसरा, आपको भी दो तीनों ही ठीक लग रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ में जो प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार पूछा है, देखो निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता होती है, पॉजिटिव होता भी, सहभागिता होती है। वह मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, ठीक है। बहस से मुक्त अधिगम वातावरण मतलब बह नहीं होना चाहिए, टीचर से डरना नहीं चाहिए बच्चे को। ऐसा आपको माहौल नहीं क्रिएट करना है जिससे कि बच्चे आपसे डरे। अगर बच्चे आपसे डरेंगे तो क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, अपने जो उनके डाउट हैं उनको आपसे, ठीक है, डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो बहुमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ही ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। आप एक एज ए टीचर भैया व्यक्ति की विभिन्नताओं का ध्यान रखोगे, बच्चे को देखोगे कि किस बच्चे की, ठीक है, मेंटल लेवल क्या है, शारीरिक रूप, सब सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए उसको शिक्षा दोगे, तो विभिन्नताओं को ध्यान में रखते शिक्षा दी जाएगी। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना, तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर गलत पूछा इस क्वेश्चन में, अगर ये आता कि अभिवृत्ति प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार कौन सा इनमें से नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ होना था। क्या होना था भाई? फोर्थ होना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इसमें तो नहीं दिया नहीं है कि अभिवृत्ति प्रगतिशील कक्षाई माहौल के अनुसार नहीं है, तो यहाँ पे ये तीनों ही इसके राइट आंसर बताए ऑफिशियल आंसर की में। हालांकि इसमें ना इंग्लिश में नोट दिया था, ये रहा, ठीक है, इंग्लिश में नोट दिया था, द क्लासरूम इन्वायरमेंट द प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एटीट्यूड्स। तो यहाँ पे नोट दिया है, बाकी हिंदी में नोट नहीं दिया, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करनी थी। पर ये एग्जाम में एग्जामिनर की गलती है, ठीक है, बच्चों की गलती नहीं थी, इसलिए यहाँ पे क्या है, बोनस अंक दिया था। ये तीनों ही ठीक माने गए थे, ठीक है। तो इसमें से बच्चन जो भी किया था बिल्कुल ठीक ही था। उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन है भाई, लास्ट ईयर पेपर में बहुत सारी गलतियां की थी, बोनस अंक भी बच्चों को बहुत सारे दिए गए थे, 2-2 3-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बढ़ गए थे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लो और फिर आप हिंदी में पढ़ लो। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक रहेगा, यह विद्यालयों में सुविधाजनक रहेगा, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंत सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। बुद्धि लब्धि संकल्पनाएं स्थायी नहीं है, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन अभी आपका 11 नंबर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों की को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे। स्थिर समूह में क्या ना करे? पृथक ना करे। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, ठीक है, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना करे की बात आई थी, तो ये आपका राइट हो जाएगा, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके बाद चलते भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर इसका राइट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्वर्ड गार्डन से क्वेश्चन आता है सीटेट के एग्जाम में 100%, ठीक है, हर साल रिपीट होता है, इस साल भी हुआ है। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मदद करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। सामान्य बौद्धिकता को यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो इसका देखो हार्वर्ड गार्डन ने बहुबौद्धिकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, आप देखते ही आंसर लगा दोगे, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार होता है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डन की बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो ये आप इजिली कर लोगे, फर्स्ट वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेना अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डन थ्योरी, कि उससे क्या होता है इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे जोरदार शब्द लिख देते हैं जिससे कि बच्चा कंफ्यूज होता है। और पेपर में भी आपको ये चीज़ें करनी है, इंग्लिश टू हिंदी दोनों यूज़ करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, टाइम को भी ध्यान में रखते हुए पेपर करना है, क्योंकि आपको गोले तो भरने नहीं है, इसमें टाइम आपको सही मिल जाता है, ठीक है। आप हिंदी में भी चेक कर लेना और इंग्लिश में भी चेक कर लेना, आपका आंसर गलत नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, नहीं वाला, उसमें हिंदी में नहीं था इंग्लिश में था, तो वो एग्जामिनर की गलती होगी, आपकी गलती नहीं होगी। आप एक बार चेक करके ही अपना आंसर लगा देना, ठीक है। उसके बाद आपका 12 हो गया भाई, 13 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा भाई, दिया है 1.5 साल या फिर 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? द्विशब्दीय उच्चारणों को, ठीक है। वाचन अधिविस्तारण, तार प्रस्थित वाचन, नववाद, बकवाद, क्या कहा जाता है भाई? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? 1.5 से 2.5 वर्ष दिया है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो इसको तार प्रेषित वाचन कहा जाता है, ठीक है, तार प्रेषित वाचन कहा जाता है इसको। किसको? 1.5 से 2-2.5 साल का जो उम्र का बच्चा रहेगा, अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विसंध्य उच्चारणों को क्या कहा जाता है। ठीक है, 1.5 से 2 साल का बच्चा है जो अक्सर उच्चरित द्विसंध्य उच्चारणों को क्या कहेंगे। वाचन, अधिविस्तारण, तार प्रसिद्ध वाचन, नववाद, बकवाद। 30 नंबर का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड, तार प्रसिद्ध वाचन। ठीक है, इंग्लिश में इसको देख लो भाई, इसको टेलीग्राफिक स्पीच कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, टेलीग्राफिक स्पीच इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। तार प्रसिद्ध वाचन इसको हिंदी में कहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका, पुरुष सामान्य दिमाग से सोचते हैं। वो जो पुरुष हैं वो तो दिमाग से सोचते हैं और महिला अपने हृदय से सोचती हैं। ये कथन क्या दर्शाता है। ठीक है, ये कथन क्या दर्शाएगा भाई, पुरुष तो सोच रहे हैं दिमाग से और महिला किससे सोच रही है, हृदय से, दिल से सोच रही हैं। ये लैंगिक विभेदीकरण को दर्शाएगा, लैंगिक रूढ़िवाद का, दोनों लिंगों के बीच आनुवांशिक भेद को, या फिर लैंगिक स्थिरता को। तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या लगाओगे। ठीक है, इस तरह से आपसे कोई कहे तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाओगे। देखो ये क्या भाई, लैंगिक रूढ़िवाद है। ठीक है, लैंगिक रूढ़िवाद है ये। ठीक है, ये जो बातें हैं ये बहुत ही बेकार की बातें रहेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही दिमाग से सोचते हैं, लड़के दिमाग से नहीं सोचती हैं। ठीक है, तो ये लैंगिक रूढ़िवाद में आ जाएगा। ठीक है, विभेदीकरण वहां होता है जब टीचर के द्वारा विभेद किया जाता है लड़का या लड़की में, तो वहां पे लिंग विभेदीकरण हो जाएगा। और ये इस तरह के जो कथन होते हैं ना, जैसे लड़कियों के बारे में कह दिया, पुरुष या महिलाओं के बारे में कह दिए, तो ये लिंग रूढ़िवाद के रहेंगे। अगर कोई आपको टीचर विभेद कर रहा है लड़की या लड़के में, तो वहां पे आप लैंगिक विभेदीकरण कर देना, और जहाँ पे भेद कर रखा हो, ठीक है, जहाँ पे कथन आ रहे हो वहां पे लैंगिक रूढ़िवाद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ऐसा नहीं है, लड़कियां भी दिमाग से सोचती हैं, लड़के भी सोचते हैं, दोनों ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्वयं मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद आपका केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो तैयार करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अपनी तैयारी जांच लें भाई, आपने अभी तक तैयारी कर ली होगी, क्योंकि पेपर के हिसाब से देखा जाए तो कहा गया था दिसंबर में पेपर होगा, तो दिसंबर से पहले पहले बच्चों ने तैयारी कर ली। अब जो है प्रैक्टिस कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस की जो आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे, आपका थोड़ा चेंजिंग भी हुआ था पैटर्न में। ठीक है, तो आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे पेपर, 1 महीने आपका एग्जाम चला था लेवल 1 लेवल 2 का, तो आप उनसे ही चीज़ें को समझ जाएंगे और आप प्रीवियस क्वेश्चन से भी काफ़ी हद तक जो है चीज़ें सही कर लो, मतलब पेपर पास भी कर सकते हो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि इतने सारे पेपर थे। एग्जामिनर चीज़ों को चेंज कहाँ से करेगा, उन्हीं में से रिपीट करेगा। चीज़ों को देख लेना आप। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज रिपीट भी होंगे। ठीक है, और उन्हीं के आधारित जो है क्वेश्चन उनके आधार पर बन जाएंगे। प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता, नहीं पूछा है भाई। ठीक है, नहीं को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। तो अध्यापक द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, ये तो ठीक है। स्वयं संचालन मूल्यांकन और समकक्षी मूल्यांकन, ठीक है। ये भी केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना, ये ठीक है। ये तीनों ही ठीक है, तीनों ही ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा था तो केवल का भाई केवल, ठीक है, नहीं वाला हो जाएगा। केवल केवल जहाँ पे आ जाए आप गलत कर देना। नहीं में पूछा है तो नहीं वाला आपका थर्ड ही हो जाएगा। ठीक है, केवल मानक निर्देशित का मूल्यांकन आश्रय करता है, ये आपका गलत है, केवल नहीं करता। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 16 नंबर, वो रहेगा भाई आपका, ठीक है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। शिक्षा में समानता, शिक्षा में सामान्यता, सुविधा, वंचित समूहों के प्रति समानुभूति, या फिर विशेष सुविधा वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा भाई आपका। 60 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिक्षा में समानता। ठीक है, शिक्षा में समानता होनी चाहिए। इंग्लिश में समझ लो इसके ऑप्शंस। देखो, इक्वलिटी इन एजुकेशन, इक्वलिटी इन एजुकेशन, ये सेकंड वाला ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो एजुकेशन में समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड रहेगा। उसके बाद चलते हैं भाई, आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, प्राप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। ठीक है, क्या वजह हो सकती है जो निरंतर क्लास में चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, स्वलीनता, गणितीय वैकल्य, आलेखीय वैकल्य, या फिर पठन वैकल्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है 17 नंबर।
तो देखो गणितीय वैकल्य, ठीक है, प्राप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में जो विद्यार्थी है गणितीय, ठीक है, गणितीय के लिए पूछा है, गणितीय क्रियाओं को करने में समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो गणितीय विकल्प पे हो जाएगा, ठीक है, ना कि आपका सैलीनता, आलेखीय वैकल्प भी गलत है, पैठन वैकल्प, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, गणितीय वैकल्य इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका डिस्कैलकुलिया, ठीक है, डिस्कैलकुलिया। देखो 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, ठीक है। कौन भाई? एक विद्यार्थी है कक्षा में गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो इसकी वजह क्या रहेगी? मतलब गणित में उसको जो है अक्षमता है, ठीक है, गणित में उसको अक्षमता है सीखने में, तो ये चीज़ हो जाएगी, आपने डिसेबिलिटीज़ की होंगी ना, ठीक है, तो वही आपकी यहाँ पे चीज़ है, तो गणितीय विकल्प है इसका राइट आंसर रहेगा। आप इसको इंग्लिश में समझ पाओगे, देखो ये लिखा डिस्कैलकुलिया, ठीक है, गणितीय संबंधित जो अक्षमता होती है, ठीक है, गणितीय संबंधी अक्षमता जब होती है, गणित में जब प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका मैथमेटिक्स डिसेबिलिटीज होता है, तो वहीं पे आपका ये रहेगा डिस्कैलकुलिया, ठीक है। लिखने से संबंधित अक्षमता है तो भाई आपका डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है। बोलने से संबंधित है तो डिसलेक्सिया है, तो इस तरह से इनका आंसर निकाला जाता है। डिसेबिलिटी होती है 7 से 8 डिसेबिलिटीज ही सीटेट के पेपर में रिपीट होती हैं, ठीक है, मैंने करवाई हुई है, आप कर सकते हो, और आप कहोगे तो मैं अलग से उसकी एक छोटी सी वीडियो 1-2 मिनट की रहेगी, वो मैं आपकी डाल दूंगी, 1 या 2 मिनट में कंप्लीट आपका 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी से कर लेना, मैथ में है तो आपके डिस्कैलकुलिया, लिखने में आपको कठिनाई महसूस होती है तो वहां पे आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ग्राफ से समझ लेना, ठीक है, ग्राफ पे लिखा जाता है तो ग्राफिया हो जाएगा आपका लिखने से संबंधित, ठीक है। कैलकुलिया कैलकुलेशन से समझ लेना, ठीक है, तो कैलकुलिया आपका मैथ से संबंधित, इस तरह से आप इनको चीजों को समझ सकते हो, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, नहीं वाला है, एक समावेशी 80 नंबर, एक समावेशी संस्था, ठीक है, में एक सभ्यवादित विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, ठीक है, कौन सी भाई? दृष्टिहीन विद्यार्थियों की एक वो है विद्यालय है, वहां पे इनमें से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, अच्छा, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधियों का संकेतों का इस्तेमाल, देखो संकेतों का इस्तेमाल तो करते हैं भाई, जो दृष्टिहीन विद्यार्थी होते हैं संकेतों के द्वारा चीजों को स्पर्श के द्वारा उनको समझाया जाता है। मौखिक संप्रेषण भी होगा, ठीक है, बोल के भी उनको चीजें समझाई जाती हैं। संप्रेषण हेतु मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, और एक आपका फर्स्ट वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन, तो इनमें आपको कंफ्यूजन है, इनमें से बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा 80 नंबर का। देखो वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन उपशीर्षकों का इस्तेमाल बहुत से बच्चे इसको करके आएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित, मौखिक माध्यम पर ही आश्रित नहीं रहेंगे, हर एक चीज का यूज करेंगे जिससे कि उन बच्चों को इजिली वो चीजें समझ में आ जाए। संकेतों के माध्यम से चलचित्र कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ही वाला वर्ड आ गया है तो इसका यूज नहीं करेंगे, ही कि इसी से ही या फिर केवल ये ही, तो ये आपके नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे प्रभावी नहीं होगी, वो आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जो कंफ्यूजन का है, ठीक है, आपका फर्स्ट भी होना चाहिए था, क्योंकि वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, ठीक है, इस तरह से ये भी गलत है, क्योंकि वीडियो को तो नेत्रहीन है, वो तो देख नहीं पाएगा। बाकी यहाँ पे आंसर जो इससे ज्यादा रहेगा वो रहेगा आपका मौखिक माध्यमों पर ही आश्रित, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर भी ये ठीक किया गया था भाई, ठीक है, एग्जामिनर ने जो किया वो हमको मानना पड़ेगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गूढ़ प्रभावग्रहों को उजागर कर सकता है? लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, अध्यापन का निपुणता, अनुमुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, या फिर बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो हिंदी में कितने घुमा के दे रखा है, ठीक है, इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हो, आप इजिली आंसर दे देखो कौन सा क्वेश्चन है भाई, आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास, ठीक है, इसका जो फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, ठीक है, तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गूढ़ प्रभावग्रहों का उजागर
हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से लिंग या जाति या फिर आर्थिक श्रेणी के आधार पर उसको बिठाओगे, ठीक है, तो ये आपका गूढ़ प्रभागरों का उजागर रहेगा, ठीक है। तो ये उनको उजागर करेगा कि आप इस तरह से सोच रहे हो कि जो आपका निम्न श्रेणी का है, जाति का है, भेदभाव आप कर रहे हो, तो आपके गूढ़ प्रभागरों को उजागर कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, भेदभाव क्लास में नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी सीटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। आप क्या है जेंडर कास्ट, ठीक है, तो क्लास में नहीं देखोगे, सभी बच्चों को समान रूप से आपको शिक्षा देनी है, ठीक है, सभी को इक्वल मानना है क्लास के अंदर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इंकरेज करना, ये तो आपके पॉजिटिव होते हैं भाई, ठीक है, आपको समझ लेनी है, बाकी के आपके सभी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे देखो थर्ड में भी अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों को यथोचित समायोजन भी आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड में यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण प्रतिरोध चुनौतियां देने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, चुनौतियां देना ये भी आपके लिए ठीक रहेगा, इनमें भी बच्चा क्या है इंकरेज रहेगा, ठीक है। तो ये भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 20 नंबर, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के लिए, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए, या अभिसारिक सोच सीखने के लिए। तो इसमें से बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा। देखो, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के अवसर बच्चे को देने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका सेकंड रहेगा। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन, ऐसा तो नहीं है कि विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में ही सम्मेलन, ठीक है, ये तो गलत है भाई, ठीक है। परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करना, परीक्षा देने के लिए बेहतर, ये भी ठीक है, इसके हिसाब से ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये ज़्यादा आपका प्राथमिकता रहेगी आपकी सेकंड वाले की। अवसारिक सोच सीखने में, ठीक है, ये भी नहीं है। मौलिक खोज सोच को बढ़ावा देना, बढ़ावा जहाँ पे देने की बात आ जाए, ठीक है, तो वो आपका हमेशा ही ठीक रहता है। इंक्रेज करने की जहाँ पे बात आ जाएगी बच्चे को, तो वहाँ पे हमेशा ही ठीक रहेगा, ठीक है। डिस्कवरी एंड थिंकिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंक्रेज करने की जब बात आ जाए बच्चे को, तो वो आपका हमेशा ही जो है पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, एक सृजनात्मकता कक्षा में बच्चों की संगठनात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों के द्वारा, बच्चों में सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, या फिर बाह्य स्वरूप से अधिरोपित अनुशासन के द्वारा। तो ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा ये है अभी आपका 21, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे इनमें से आपको आंसर देना है, ठीक है। ये रहे यहाँ पे कि केवल थर्ड है, फोर्थ है, या फिर ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड, या फिर फोर्थ है। तो इनमें से आपको बताना है कौन कौन से आपके राइट आंसर रह सकते हैं 21 का। देखो इसका जो आंसर रहेगा भाई आपका, ठीक है, ये रहेगा पहला, दूसरा और तीसरा। किस तरह से रहेगा भाई? देखो बच्चों में वार्तालाप के द्वारा, बच्चों में वार्तालाप होगा जब एक दूसरे से आपस में संप्रेषण करेंगे, ठीक है, बात करेंगे, तो वो भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सहभागिता की बात की है, संगठनात्मक सहभागिता की बात की है, तो सुसाधित किया जा सकता है जब बच्चे एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे। अध्यापकों के संवेगों के द्वारा, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अध्यापकों के संवेगों के द्वारा ये भी रहेगा। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों के द्वारा, बच्चों में आपस में परस्पर सकारात्मक परस्पर संबंध है, तो ये भी ठीक रहेगा। बाहरी रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करनी है। उसके बाद आपका 22 क्वेश्चन है, ठीक है। आपका 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन वाक्य का समर्थन करता है? ठीक है, यहाँ पे जो बच्चों की असफलता होती है वो किसकी असफलता होती है भाई? वो विद्यालय की असफलता होती है, ठीक है। बच्चा फेल नहीं होगा, आप फेल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपका शिक्षण जो आपने दिया है वो फेल होगा। तो निम्न में से ये जो कथन है किस वाक्य का समर्थन करता है? स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों को संज्ञान नहीं करते। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते, ठीक है। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। तो बताइए आप राइट आंसर क्या लगाओगे भाई इसका? देखो बच्चे इसीलिए, ठीक है, यहाँ पे पूछा है समर्थन करता है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों को संज्ञान नहीं करते। तो ये राइट आंसर रहेगा। स्कूलों को अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु, ये तो नहीं रहेगा, ठीक है, विभेदीकरण हेतु तो नहीं रहेगा, ठीक है। बच्चे के
इसलिए सफल होते हैं क्योंकि विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे योग्यता की कमी के कारण, ऐसा नहीं है, ठीक है, योग्यता की कमी के कारण भी नहीं। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। संज्ञान मतलब सोचते समझते नहीं होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, विभेद करना या फिर उनके जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी उनको ध्यान में ना रख के उनको शिक्षा दी जाइए। उनके जो है चीज़ें उनको समझनी पड़ेंगी कि बच्चे को कौन सी किस लेवल के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता ही होती है, ठीक है। अध्यापक को या फिर विद्यालय को बच्चे के, ठीक है, समग्र रूप से उसको शिक्षा देनी है, उसका सब बौद्धिक मानसिक सारी चीज़ें समझनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसको शिक्षा प्रदान करनी है। उसके बाद आपका 23 नंबर क्वेश्चन है भाई, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के क्या कारण हो सकते हैं? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक बच्चों को कॉपी में जो को तो लिखना, ये आपका नेगेटिव रहेगा भाई, ठीक है। जो का तो पढ़ाना, रटना, ठीक है, स्मरण करना, ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। जो का तो नहीं पढ़ाना, समझने पर जोर देना है, चीज़ों को अच्छे से रट लेना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक अर्थपूर्ण होने का क्या आवश्यकता है। देखो, इसका जो राइट आंसर रहेगा, बच्चे के जीवन से संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, ठीक है। उसकी जो लाइफ है, रियल लाइफ है, उससे कनेक्ट करके आप चीज़ों को पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, ना कि रटवाना है या फिर स्मरण करवाना है, ठीक है। तो उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाना, ये भी आपका गलती हो जाएगा। जो परिभाषा है उसको नहीं पढ़ानी है, बच्चे के जीवन से चीज़ों को कनेक्ट करके आपको समझाना है। तो सेकेंड इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका 24 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक बच्चा है आपका कक्षा में, ठीक है, उसकी असफलता होने का भय को आपको दूर करना है। असफल हो गया तो उसके भय को आप किस प्रकार से दूर करोगे भाई? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये तो गलत है, ठीक है, दोनों ही। असफलता त्रुटियों बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। देखो, क्वेश्चन पढ़ने से ये आंसर आपने लगा दिया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभालने से, तो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे भय को नहीं संभाल सकते, इसलिए क्या है उसका डर निकालना है या फिर, ठीक है, ये तो आपका गलत है। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ये भी गलत है, जिम्मेदारी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो असफलता जो होती है, जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं बच्चे की, उसके जीवन का, लर्निंग का, ठीक है, उसके अधिगम का वो हिस्सा होती हैं। जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा तो उसको समझ नहीं आएंगे कि उसने कहाँ गलतियां की हैं और उसको किस तरह से चीज़ों को सुधार करना है। तो बच्चे की गलतियां भी अध्यापक के लिए भी जरूरी होती है, तभी जो है अध्यापक समझ पाता है कि बच्चे को कहाँ किस चीज़ में दिक्कत है और किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर थर्ड रहेगा। उसके बाद आपका 25 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। इसमें इसके आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इसके आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, या बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, या फिर इसमें आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती हैं। भाई क्या कह रहा है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखो, इसके आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होगी, ठीक है। तो उसको अभी ज़्यादा पुरस्कार अगर दिए जाएंगे तो उससे क्या है, आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित नहीं हो पाएगा, वो बाहरी रूप के जो पुरस्कार हैं उनके लिए काम करेगा, अंदर से उसको मोटिवेट नहीं होगा। अब जैसे आपको सीटेट का एग्जाम पास करना है, अगर आपको सीटेट के एग्जाम के लिए ये बोल दिया जाए कि तुझे मोबाइल दिया जाएगा, अगर तेरे मम्मी पापा या फिर बहन भाई कहें अगर तू सीटेट का एग्जाम निकाल लेता तो तुझको मोबाइल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, आप थक जाओगे, कहोगे अरे मोबाइल ही तो है, रहने दो, ना मिले तो ठीक है, कोई नहीं, फिर कहीं और से जुगाड़ करके ले लूंगा, ठीक है। तो वो बाहर रूप से आप प्रेरित होगे या उसके लिए पढ़ोगे, ठीक है, या फिर नहीं पढ़ोगे। तो अगर आंतरिक रूप से आप प्रेरित हो गए ना कि मुझे सीटेट का एग्जाम निकालना है, मेरी लाइफ है, मुझे आगे चल के गवर्नमेंट जॉब करनी है, टीचर मुझे बनना है, और उसके लिए सबसे पहले मुझे सीटेट का एग्जाम निकालना है, अगर आप आंतरिक रूप से प्रेरित हो गए ना तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बाहर रूप से अगर प्रेरित रहोगे तो आप इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे यही है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, ठीक है। पुरस्कार देना उत्तम तरीका नहीं है, उसको आंतरिक रूप से क्या है, अभिप्रेरित करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्षीण होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होगी, ठीक है, उसको पुरस्कार का लालच देने से। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। 26 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? सृजनात्मकता, प्रतीकात्मक अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन, ठीक है। क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मक अभिसारी चिंतन, प्रतीकात्मक अनम्यता,
मेहता की कमी, अभिसारी चिंतन। अपसारी आपने अच्छे से किए जो होंगे, अभिसारी और अपसारी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में, अपसारी चिंतन और क्रियात्मक जड़ता या फिर प्रतीकात्मक अहमियत। अभी बताती हूँ मैं आपको, इनको इसका आंसर बताती हूँ। सबसे पहले 26 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा भैया आपका फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभिलक्षणों को कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है, तो सृजनात्मकता रहेगी, प्रतीकात्मक रहेगी, अहमियता की कमी, अपसारी चिंतन, ठीक है, अपसारी चिंतन। तो अभिसारी और अपसारी चिंतन में, ठीक है, अभिसारी चिंतन में तो कोई आपका एक क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो आप इजीली बता दोगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। लेकिन अगर उसमें ये तो आपका अभिसारी, इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन रहेगा उसका एक ही आंसर रहेगा। लेकिन अगर जैसे दिल्ली की विशेषताएं बताइए, से भारत की विशेषताएं बताइए, ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें ध्यान करोगे उसके बारे में, भारत के बारे में, ठीक है। किसी पर्टिकुलर आपका हो गया, ठीक है, राजस्थान के बारे में विशेषताएं बताइए, ठीक है, तो गलत चीज़ें बताइए। तो इस तरह से आप चीज़ों को सोचोगे, तो वो आपका क्या है, अपसारी, जिसके कई आंसर निकल, बहुत सारे आंसर आप निकाल सकते हो भिन्न भिन्न तरीके के, तो वो आपका अपसारी रहता है। अभिसारी में सिर्फ एक ही रहेगा। और यहाँ पे जो अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है, ठीक है, उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं के लिए, तो सृजनात्मकता रहेगी, प्रतीकात्मक अनम्यता की कमी रहेगी, और यहाँ पे क्या है आपका अपसारी चिंतन रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है भैया आपका, शिक्षकों के विद्यार्थी की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने की अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने में बेहद प्रभावित होती हैं। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की प्रतिस्पर्धाओं करने व एक दूसरे के बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और आपका फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों का प्रशिक्षण देना चाहिए। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ठीक है। 27 क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है। देखो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा 27 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। जो बच्चे की इच्छाएं रहेंगी, अपेक्षाएं रहेंगी, बच्चों को सीखने में बेहद प्रभावित करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई थी, खासकर सुविधा वंचित वर्ग सफलता असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। उनकी अपेक्षाएं रहेंगी बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। तो फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। प्रभावित करती हैं उनकी जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है। अगर उनकी इच्छा है तो उनको प्रभावित करेगी, अगर उनकी इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं है किसी काम को करने में, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। असफलता और सफलता को निर्धारित करती हैं, ठीक है। अगर इच्छा रहेगी तो सफलता उसको रहेगी, इच्छा नहीं है तो असफलता ही उसको मिलेगी। 28 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण कर एवं अलग अलग समूह को बनाकर। देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ी पेपर में यही प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ऑफलाइन में क्या होता था, एक साइड पे आपके हिंदी में क्वेश्चंस थे और एक साइड पे आपके इंग्लिश में, तो आपको क्या था उसके, ठीक है, उसके साइड में ही इंग्लिश में क्वेश्चन मिल जाता था या फिर हिंदी में मिल जाता, तो दोनों को आप एक साथ ही सॉल्व कर लेते, जो चीज़ें हिंदी में ना आए वो इंग्लिश में देख। यहाँ पे क्या था, आपको आप क्लिक करके ही दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन, तभी आप राइट आंसर निकाल पाओगे। तो यहाँ पे एक देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो गई है, ठीक है, आपके ऑनलाइन पेपर से। और देखो यहाँ पे इसी तरह से होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी मुझे अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो ऐसे, और फिर यहाँ पे दोनों को एक साथ रख के मैं आपको चीज़ें नहीं कनेक्ट करके सिखा सकती, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं वो हिंदी में ही चीज़ों को समझ पाते, बहुत से इंग्लिश में ही समझ पाते, बहुत से ऐसे रहेंगे वो दोनों में ही समझ पाएंगे, जैसे कि मैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ये टाइम भी कंज्यूम करती है पेपर में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो रहेगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह से क्वेश्चन पे। तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए जितना हो सके, 3 से 4-5 मॉक टेस्ट आप जरूर लगा लेना पेपर से पहले, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। जिससे क्या है आप चीज़ों को पता कर ले, चीज़ों को आपको चल जाए कि हम इंग्लिश में अगर हमको किस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग पेपर को कवर करना है और कितना टाइम ले रहे हैं और हमको कितना सुधार करना है चीज़ों में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी भाई, ठीक है। तो आपको ये, अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ मुझे यही लगी यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे साइड में ही आपको हिंदी टू इंग्लिश नहीं दिया है।
तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे 28 वाला। ठीक है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर। ठीक है, ये तो नहीं होगा भाई। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, या फिर बच्चों की क्षमता के आधार पर उनको विभेदीकरण करके। तो बताइए आप राइट आंसर क्या दोगे भाई इसको? देखो, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, जो उसके संवेग है ना बच्चों के, तो उनको भी सीखने की प्रक्रिया में हिस्सा बनाएंगे, ना कि उनको डांटेंगे, उन चीज़ों पे फटकारेंगे। उनके संवेगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पुरस्कार सजा मैंने बताया था, ये नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, उनको अनुशासित नहीं कर सकते हम पुरस्कार देकर। ठीक है, उनको क्या है, आंतरिक रूप से आपको अनुशासित करना, आंतरिक रूप से उनको मोटिवेट रखना है। एक तय निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, ये भी नहीं गलत हो जाएगा। बच्चों के क्षमता के आधार पर विभेद करना, ये बिल्कुल गलत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया में हिस्सा बनाकर ही हम उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, 29 नंबर, क्या एक शिक्षक को कक्षा में सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? ठीक है, जो शिक्षक है कक्षा में, उसको सत्ताधारी व्यक्ति, ठीक है, मतलब लीडर के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कि कोई चुनौती न दे सके। हाँ, इसलिए विद्यार्थियों को शिक्षकों की आज्ञा पालन एवं आदर करने के लिए मूल्यों को सीख मिलती है। ठीक है, क्या ये रहेगा? हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन या फिर यथार्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है? नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं। ठीक है, जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रहती है। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में अप्रशासिक रहेंगे। तो आप इसका आंसर क्या दोगे भाई? 29 नंबर का क्वेश्चन। देखो, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका थर्ड रहेगा। ठीक है, नहीं, विद्यार्थी जो है ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछने में हिचकेंगे। जब वो लीडर बनेगा, एटीट्यूड उसमें रहेगा। ठीक है, उसने कक्षा में माहौल ऐसा बना रखा है कि भाई वो ये जो कुछ भी है, तो ऐसे टीचर और बच्चे में बीच में, ठीक है, ऐसा भाव नहीं रहेगा, तो बच्चे उनसे क्वेश्चन करने में भी डर पेंगे। ठीक है, डर जाएंगे, तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा, तो वहाँ पे स्पष्टता में कमी रह जाती है। तो आपके ये तीनों ही ठीक रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत पूछा है। ठीक है, चुनौती नहीं न दे सकते, न पूछा है, तो आपका थर्ड हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना है। उसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा CDP का 30 नंबर क्वेश्चन है भाई, लास्ट का क्वेश्चन रहेगा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए, या फिर ये रहेगा नहीं, बच्चों की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, फिर बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं। क्वेश्चन ये है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के जो गलत उत्तर हैं उनको सही करने चाहिए, नहीं, ठीक है, नहीं करने चाहिए, क्योंकि बच्चों की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो उन्होंने गलती की है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए अपनी गलती में सुधार करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर सेकंड रहेगा, बिना गलत होने के बहस से। ठीक है, उनसे कहना चाहिए कि डरो मत, गलत हो गया तो हो गया, उसे सुधार करो। ठीक है, उसको अपनी जो आपके अंदर की अभिव्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पे परिचर्चा की बात की है, जो मतलब वो कोई चीज़ें बता रहे हैं, जो चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर उसमें गलती कर रहे हैं तो अध्यापिका कहेगी कि आप फिर से प्रयास करें। ठीक है, कोशिश करें, जो चीज़ आप कह रहे हो उसको आप स्पष्ट तरीके से कह पाओ, तो आपको सेकंड रहेगा इसका राइट आंसर। तो आपके 30 क्वेश्चन थे। इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट आपके EVS के क्वेश्चंस कराऊंगी, मैथ भी सॉल्व कराऊंगी, पेडागोजी भी रहेगी, आपके न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, इंग्लिश भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे। ठीक है, आपकी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। इस तरह से एग्जाम तक मैं आपके लेवल 1 लेवल 2 के करवाती रहूंगी। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे ये आपके 2021 में ऑनलाइन कंडक्ट हुए थे पेपर। ठीक है, CDP भी रहेगी, सारी ही सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस भी करवाऊंगी। ठीक है, सारे ही रहने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम से पहले प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।